नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार समता कोचिंग पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और विदेशी स्रोतों में हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 देख चुके हैं हम लोग। और भारत शासन अधिनियम 1935 में हम लोगों ने देखा कि संघीय व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने देखा, राज्यपाल का कार्यालय देखा, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां देखी, उसके बाद न्यायपालिका का ढांचा देखा, आपातकालीन उपबंध और लोक सेवा आयोग आदि, इन सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई। आज हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान पर, यानी ब्रिटेन के संविधान से, यूके के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या प्रावधान अपने संविधान में सम्मिलित किए हैं, क्या क्या प्रावधान हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं ब्रिटेन के संविधान से। देखते हैं साथियों। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या प्रावधान अडॉप्ट किए हैं। जैसे पहला यदि बात करी जाए तो पहला ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं हम लोग संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, ठीक है। दूसरा मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। परमाधिकार रिटें, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये सभी प्रावधान हमने कहाँ से लिए? तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने ये सभी प्रावधान लिए हैं साथियों। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था को। कौन सी व्यवस्था को? सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था। और ये जो संसदीय व्यवस्था टॉपिक है साथियों, संसदीय व्यवस्था टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों के अप्रोच से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। यानी प्री में भी काम आएगा और आपके मेंस की परीक्षा में भी आपको काम आएगा। इस बात का मैं आपसे वादा कर रहा हूं साथियों, क्योंकि प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है भैया? तो संसदीय व्यवस्था पर आने से पहले कुछ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें हो जाती हैं, उन सभी के लिए हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। चलिए, तो संसदीय व्यवस्था पर आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी है साथियों। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अब तक जो है, अब तक आप कौन सी व्यवस्था के बारे में जानते हैं भाई? अब तक आप थोड़ा बहुत 4-5% जो जानते हैं वो आप संघीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं, फेडरल सिस्टम के बारे में जानते हैं। जो भी 10-5% आप जानते हैं वो संघीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्लियर है भैया? लेकिन आप संसदीय व्यवस्था के बारे में नहीं जानते। 1-8% कोई जानता होगा। लेकिन साथियों, इसको समझने से पहले
आप लोग जाना कि ये जो व्यवस्थाएं होती हैं ना सा, ये जो व्यवस्थाएं होती हैं साथियों, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ये व्यवस्थाएं बनती कैसे हैं? ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, इनको दो आधारों पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनको हम लोग दो आधार पर विभाजित करते हैं। दो आधार पर विभाजित, या दो आधार पर हम लोग इनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। दो आधार पर व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। पहला तो बनती है केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर तो ये जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दो वर्गों में विभाजित हम लोग कर सकते हैं, दो क्लासिफाई कर सकते हैं, टू बेसिस पर। तो पहला होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था बनती है वो दो प्रकार की बनती है, टू टाइप गवर्नमेंट बनती है। पहली होती है आपकी संघीय व्यवस्था, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, संघीय व्यवस्था, ठीक है, फेडरल सिस्टम। और एक होती है एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था। तो मेरे साथी, मैंने आपको बताया कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर आपकी दो व्यवस्थाएं बन सकती हैं, दो प्रकार की गवर्नमेंट बन सकती हैं। एक तो बनती है संसदीय व्यवस्था, एक बनती है संघीय व्यवस्था, और एक बनती है आपकी एकात्मक व्यवस्था। एक बनती है आपकी संघीय व्यवस्था, एक बनती है एकात्मक व्यवस्था। यहाँ तक क्लियर है? अब जो दूसरे प्रकार से जो व्यवस्था बनती है, दूसरा जो आधार है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था बनती है वो भी दो प्रकार की गवर्नमेंट बन सकती है, दो प्रकार की व्यवस्था बनती है। एक होती है संसदीय व्यवस्था, एक कहलाती है संसदीय व्यवस्था, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि ये जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं, इनको दो आधारों पर हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, दो आधारों पर ये व्यवस्थाएं बनती हैं। एक तो बनती है केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर। तो जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था बनती है, एक बनती है उसमें संघीय व्यवस्था, एक बनती है उसमें एकात्मक व्यवस्था। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, 5-7% कहाँ से आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो आधार है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था बनती है वो दो टाइप की बनती है। एक बनती है संसदीय व्यवस्था, दूसरी बनती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो एक बनती है संसदीय व्यवस्था, दूसरी बनती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है भाई? तो समझ में आई कुछ बात? आप समझिए, अब तक जो था, अब तक आप लोगों ने विधायिका के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हैं, आप लोग कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। क्या होती है विधायिका भाई? क्या होती है विधायिका? क्या काम है इस विधायिका का? अरे क्या काम है इस विधायिका का?
इस विधायी का काम है कानून निर्माण करना। क्या 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 करना? कानून निर्माण करना। और इस कार्यपालिका क्या काम है? कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करना। अब तक आप इतना थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि बेसिक में मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत जो शुरुआत में हमने आपको पढ़ाया उसमें आपको बताया गया है। तो कितनी बात समझ में आई? आप लोगों को बात समझ में आई कि जो शासन व्यवस्था होती है वो दो आधार पर विभाजित करी जाती है, दो आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। एक केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर, दूसरा विधायक एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर दो टाइप की गवर्नमेंट बनती है, एक संघीय व्यवस्था बन सकती है और एक एकात्मक व्यवस्था बन सकती है। ऐसे ही विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था बनती है वो एक संसदीय व्यवस्था बन सकती है, दूसरी एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था बन सकती है। यहाँ तक क्लियर है? चले अब संसदीय व्यवस्था पर। तो अब विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था बनेगी वो संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो यदि हम इनको कंपैरिजन करके पढ़ लें तो दोनों को तुलनात्मक अध्ययन यदि कर लें, यदि तुलनात्मक स्टडी करी जाती है तो कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उस चीज़ से। तो देखते हैं हम लोग, एक तरफ लिख दीजिए आप लोग संसदीय व्यवस्था और एक तरफ लिख दीजिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है भाई? एक तरफ लिख दीजिए संसदीय व्यवस्था और एक तरफ लिख दीजिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एक है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो एक तरफ हमने लिख दिया संसदीय व्यवस्था, दूसरी तरफ लिख दिया हमने अध्यक्षात्मक व्यवस्था। जरा हम लोग पढ़ते हैं, इनको देखते हैं। ये जो संसदीय व्यवस्था है साथियों, संसदीय व्यवस्था आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ आपको क्या समझ रहे हैं इससे? यहाँ संसदीय व्यवस्था में कौन शक्तिशाली होगा भाई? यहाँ पर पावर सबसे ज़्यादा किसमें होगी? यहाँ पर शक्तिशाली कौन होगा? तो सर जैसा कि हम नाम से जान पा रहे हैं संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका मतलब यहाँ पर संसद पावरफुल है। यहाँ पर संसद पावरफुल है क्या नहीं है? यहाँ पर संसद पावरफुल है। और संसद में भी कौन होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है भाई? संसद में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? तो क्या सर प्रधानमंत्री होता है। तो क्या प्रधानमंत्री होता है। यानी कि संसदीय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ होंगी वो किस में होंगी? वो प्रधानमंत्री में होंगी। प्रधानमंत्री में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ निहित होती हैं। तो कि फिर राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? जो देश होता है, वो जो स्टेट होता है, उसका प्रमुख कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है फिर? तो क्या सर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रपति है। मतलब भाई साहब कि संसदीय व्यवस्था में ज़्यादा जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो राष्ट्रपति है, वो प्रेसिडेंट है। यही का चक्कर है कि हाँ
ये पहली विशेषता है इसकी कि संसदीय व्यवस्था जहाँ जहाँ होगी, यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ भी संसदीय व्यवस्था होगी वहाँ पर देश के दो प्रमुख देखने को मिलेंगे आपको। वहाँ पर देश के दो प्रमुख में देखने को मिलेंगे। हेड ऑफ द स्टेट कितने में देखने को मिलेंगे? दो देखने को मिलेंगे। यानी कि जो देश है, देश के प्रमुख कैसे? दो देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा वास्तविक प्रमुख, वास्तविक हेड यानी वास्तविक प्रमुख, और एक मिलता है नाम मात्र का प्रमुख, नॉमिनल हेड। ये होता है रियल हेड, रियल हेड ऑफ द स्टेट। ये होता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, नाम मात्र का प्रमुख। तो ये वास्तविक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख। तो मैंने आपको पहली बात क्या बताई कि जहाँ जहाँ भी संसदीय व्यवस्था होगी, यूनिवर्सल की बात करें, दुनिया में जहाँ जहाँ संसदीय व्यवस्था होगी वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट दो होंगे। यानी देश के प्रमुख, राष्ट्र के प्रमुख कितने होंगे? दो होंगे। एक होता है वास्तविक प्रमुख, दूसरा होता है नाम मात्र का प्रमुख। और वास्तविक प्रमुख कौन है फिर? अरे वास्तविक प्रमुख कौन होगा? जैसा कि हमने बताया संसदीय व्यवस्था में समझ शक्तियाँ, ज़्यादातर शक्तियाँ किस में है? वो प्रधानमंत्री हैं संसद में। और संसद में पावरफुल कौन है? कि प्रधानमंत्री। तो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं। इसका मतलब संसदीय व्यवस्था में वास्तविक प्रमुख कौन होता है? हेड का, उसका स्टेट का रियल हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है भैया? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जहाँ जहाँ भी संसदीय व्यवस्था होगी वहाँ पर वास्तविक प्रमुख राज्य का, राज्य मतलब यहाँ देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग प्रांत वाले राज्य की बात मत कर लीजिएगा। यहाँ पर जो स्टेट की बात चल रही है वो देश के ऊपर बात चल रही है, वो देश की बात चल रही है, वो राष्ट्र की बात चल रही है। तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जबकि नाम मात्र का जो प्रमुख होता है संसदीय व्यवस्था में वो प्रेसिडेंट होता है। वो प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्रपति होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कुछ? कि सर जहाँ भी संसदीय व्यवस्था होगी वहाँ पर राष्ट्र के दो प्रमुख देखने को मिलेंगे, देश के दो प्रमुख देखने को मिलेंगे आपको। एक होता है वास्तविक प्रमुख, एक होता है नाम मात्र का प्रमुख। जो वास्तविक प्रमुख होता है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री, और जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट, वो होता है राष्ट्रपति, वो होता है आपका राष्ट्रपति। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब ऐसे ही हम लोग इधर देखें, अध्यक्षात्मक व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ आपको किस शक्तियाँ सबसे ज़्यादा किस में निहित दिखाई दे रही हैं? सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होंगी यहाँ पर? कि सर हम नाम से ही जान पा रहे हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किस में? राष्ट्रपति में निहित होंगे। यानी राष्ट्रपति ही यहाँ का क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख यानी कि वही क्या होता है? वही रियल हेड होता है, वही रियल हेड होता है स्टेट का। बात समझ में आई? बल्कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, जहाँ जहाँ भी संसदीय व्यवस्था है। ठीक है भाई। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है शासन का, वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्र का। क्लियर है भैया? यहाँ तक क्लियर है? राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख है, राष्ट्रपति ही सब कुछ है। क्लियर है? चलिए दूसरी विशेषता यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। दूसरी विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। आप यहाँ पर हम लोग देखें तो सर कौन सी?
संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। यानी भाई साहब विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। हाँ जी भाई साहब, विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। यहाँ पर विधायिका का क्या काम है? विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का काम है कानून बनाना। और कार्यपालिका क्या काम है? कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। मतलब सर जी यहाँ पर कानून बनाने वाली संस्था में से कानूनों को लागू करने वाली संस्था बननी है। बात समझ में आ रही है कि सर यहाँ से कानून बनाने वाली संस्था में से कानूनों को लागू करने वाली संस्था बननी है। यहाँ पर अगर संसदीय व्यवस्था का यहाँ पर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका डायग्राम बनता है इस प्रकार से। ये क्या है? विधायिका है ना भैया, लेजिस्लेटिव है। और इस लेजिस्लेटिव में से, इस विधायिका में से बनती है कौन? कार्यपालिका। ये बनती है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। ठीक, विधायिका क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका क्या काम है? कानूनों को लागू करना। तो यहाँ पे बनाने वाली संस्था में से लागू करने वाली संस्था बननी है। मतलब इसमें से ये वाली संस्था आपको बनती हुई नजर आ रही है। कहाँ पर? संसदीय व्यवस्था में। तो कि सर विधायिका में से कार्यपालिका आपको बनती नजर आ रही है। ज़रा एक नोट लिखिएगा साथियों, यहाँ पर ये जो विधायिका में से कार्यपालिका बनेगी, इसी कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका होती है, इसी कार्यपालिका को आप कह सकते हैं, ये जो कार्यपालिका है इसी कार्यपालिका को आप सरकार कहिए, इसी को आप लोग मंत्री परिषद कहिए, मंत्री परिषद कह सकते हैं आप लोग, इसी को आप कार्यपालिका कहिए। तो कार्यपालिका को ही क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। इसी को मंत्री परिषद कहते हैं, इसी को सरकार कहते हैं, इसी को कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सब कुछ इसी को कहते हैं। तो इसमें से ये बन रही है भाई साहब, मतलब इसमें से सरकार बन रही है। विधायिका में से सरकार बन रही है, विधायिका में से मंत्री परिषद बन रही है। तो क्या? हाँ, एक बात याद रखनी है साथियों आपको, अभी बताएंगे आपको कैसे बनती है विधायिका में से कार्यपालिका, कैसे बनती है विधायिका में से सरकार। एक नियम याद रखिए कि विधायिका के निचले सदन के %15 होंगे मंत्री। तो विधायिका के निचले सदन के 15% होंगे मंत्री। यानी विधायिका है इसका जो निचला सदन होगा उसके 15% होंगे मंत्री परिषद या फिर जो सरकार, जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं, इसके निचले सदन के 15%। जरा आप लोग समझिएगा कैसे कि मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है भाई, कौन सी व्यवस्था है? तो फिर आप कहोगे कि सर किस आधार पर आप पूछना चाहते हैं, किस आधार पर आप पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है? तो क्या सर केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के आधार पर वो तो है संघीय व्यवस्था, और जो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर है वो है संसदीय व्यवस्था। इस समय हम लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। तो क्या सर हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है? अभी तो आप लोग इतना ही जानते हैं, बस इतना ही जान लीजिए, बस इतना ही जानिए।
तो क्या हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था है? तो क्या साहब संघीय व्यवस्था है कि साहब? ठीक है, संघीय व्यवस्था है। और संघीय व्यवस्था हम जानते हैं संघ होता है, और संघ किसी एक बॉडी से नहीं बनता, बल्कि उसको बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक बॉडी होती हैं। इसलिए संघीय व्यवस्था जहाँ जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की बात आएगी। तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था में आपके केंद्र भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर आपको केंद्र भी देखने को मिलेगा और आपको राज्य भी देखने को मिलेगा। क्लियर है भैया? जहाँ जहाँ पर भी केंद्र की बात, जहाँ जहाँ पर भी संघीय व्यवस्था की बात होगी वहाँ पर केंद्र भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आपको राज्य भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो जब केंद्र और राज्य दोनों देखने को मिलेंगे तो केंद्र की अपनी अलग विधायिका होगी और राज्य की अपनी अलग विधायिका होगी। यानी कि जो केंद्र की अपनी अलग विधायिका होगी, ठीक है भैया, और राज्य की अपनी अलग विधायिका होगी। राज्य की अपनी अलग विधायिका होगी। जो केंद्र की विधायिका होती है इसको कहते हैं संसद, केंद्र की विधायिका को कहते हैं संसद, और जो राज्य की विधायिका है उसको कहते हैं राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल हम उसको कहते हैं। जो संसद होती है जो कि केंद्र की विधायिका है, जो कि पूरे देश के लिए कानून बना रही है, उसके 2 सदन हो सकते हैं। उसके 2 सदन हो सकते हैं। एक को कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं राज्यसभा, दूसरे कहते हैं राज्यसभा। ये जो लोकसभा है, लोकसभा होता है निचला सदन। कौन सा होता है? ये होता है निचला सदन। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन कहते हैं। ठीक है? ऐसे राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हो सकते हैं। 2 सदन हो सकते हैं। एक तो होता है विधानसभा और एक हो सकता है विधान परिषद। एक होता है विधानसभा, दूसरा हो सकता है विधान परिषद। तो ये जो विधानसभा है इसको कहते हैं निचला सदन, निचला सदन, और जो विधान परिषद है उसको कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। मैंने क्यों कहा कि भैया राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं? क्योंकि ये जो विधान परिषद वाला सदन है, जो उच्च सदन है, ये सभी राज्यों में नहीं है। ये 22 राज्यों में नहीं है, बल्कि ये 6 राज्यों में ही है। केवल अभी 6 राज्यों में ही है। इसलिए हमने कहा कि राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। लेकिन विधानसभा जो है, विधानसभा सभी में आपको मिलेगा। ठीक है भैया? तो मैंने आपको बताया कि भाई जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों होते हैं। इसलिए केंद्र की अपनी अलग विधायिका है, राज्य की अपनी अलग विधायिका है। जो केंद्र की विधायिका उसको कहते हैं संसद, राज्य की विधायिका को कहते हैं राज्य का विधानमंडल। जो केंद्र की विधायिका है उसको कहते हैं संसद, और संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। और लोकसभा को क्या कहते हैं? निचला सदन। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। ऐसे ही राज्य के विधानमंडल में विधानसभा को कहते हैं निचला सदन, विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन। अब नियम क्या कह रहा है अपना? भाई कैसे बनेगी विधायिका में से कार्यपालिका? मैं तो वो बनाना चाह रहा हूँ ना। विधायिका में से कार्यपालिका कैसे बनेगी, मैं वो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, और विधायिका के निचले सदन के 15% होंगे मंत्री या मंत्रिपरिषद। तो विधायिका का निचला सदन कौन सा है? केंद्र की यदि बात करी जाए तो लोकसभा है। और लोकसभा है, लोकसभा में कितने मेंबर? लोकसभा में 543 मेंबर, 543 मेंबर। यहाँ तक क्लियर है? जबकि राज्य की विधानसभाओं में सभी में एक समान मेंबर नहीं होते, बल्कि उनमें अलग अलग राज्यों के आधार पर, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर उनमें अलग अलग विधानसभा सीटें आपकी होती हैं। सब में एक समान सीटें नहीं होती। तो यूपी में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है। ठीक है?
तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा है, जो कि केंद्र की विधायिका का निचला सदन है, उसमें कितने मेंबर? 543 मेंबर। कितने मेंबर? 543 मेंबर। अब नियम का कह रहा है विधायिका का निचला सदन, विधायिका का, केंद्र की विधायिका का निचला सदन कौन है? लोकसभा। लोकसभा में कितने मेंबर? लोकसभा में कितने मेंबर? 543 मेंबर लोकसभा में। इसका 15% निकाल दीजिए, इसका 15% निकाल दीजिए। इसका जो 15% निकले, कितने मंत्री आएंगे? 81 मंत्री आएंगे। 81 मंत्री या 81 मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन होंगे? तो मंत्री होंगे। तो मैंने कहा इसलिए 81 मंत्री कह दिया। तो क्या सर जी, ये जो विधायिका में से कार्यपालिका बन रही है, यदि हम केंद्र की विधायिका की बात करें, तो क्या केंद्र में जो मंत्री परिषद है, केंद्र की जो सरकार है, केंद्र में जो कार्यपालिका है, उसमें कितने सदस्य होंगे कि सर? फिर उसमें होंगे कितने? 81 सदस्य। यानी कि मैं आपसे बता रहा हूं कि केंद्र की विधायिका का जो निचला सदन है वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो है भाई साहब लोकसभा। यानी मान चलो लोकसभा है। ये लोकसभा में 543 मेंबर, 543 पे 15% का नियम लगा दो, 15% का नियम लगा दो। और ये जो 15% का नियम लगेगा तो इसमें कितने बन जाएंगे? इसमें 81 मंत्री बनेंगे। यानी 81 मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। 81 मंत्री होंगे सरकार में, या फिर 81 लोग होंगे कार्यपालिका में। जो सरकार बनाई जाएगी उस सरकार में कितने मंत्री होंगे? 81 मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित। मैं कह रहा हूं इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सहित कितने मेंबर होंगे? कितने सदस्य होंगे मंत्रिपरिषद के? कितने मंत्री होंगे? तो 81 मंत्री हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो 15% वाला जो नियम है, ये आपके संविधान ने आपको दिया है। ये आपके संविधान ने आपको दिया है। इससे बाहर आप नहीं जा सकते, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। क्लियर है? तो क्या सर केंद्र में कितने मंत्री होंगे? केंद्र में कितने मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में? तो क्या सर 81 मंत्री होंगे, 81 मंत्री होंगे। क्लियर है? ऐसे हम लोग राज्यों की बात कर लें थोड़ी देर, ऐसे हम लोग राज्यों की बात कर लें। जैसे हम लोग आपके सामने 3 राज्य ले लेते हैं। पहले देख लें अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में जो विधानसभा है, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं भैया। क्लियर है? ऐसे हम लोग राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 200 सीटें हैं। 200 सीट हैं विधानसभा की राजस्थान में। ऐसे हम लोग एक हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा में 90 सीटें। कितनी? विधानसभा की 90 सीटें हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगी। अब नियम क्या है कि विधायिका के निचले सदन के 15% होंगे मंत्री। तो विधायिका का, राज्यों में विधायिका का निचला सदन कौन सा है? कि सर विधानसभा है। और इस विधानसभा के 15% होंगे मंत्री। हमारे यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की। अब 403 सीटों पर 15% का नियम लगा दो। मंत्री कितने आएंगे? लगभग 60 मंत्री होंगे, लगभग 60 मंत्री। यानी हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सहित, यानी योगी आदित्यनाथ सहित, योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद में वो 60 मंत्री कर सकते हैं अधिकतम, उससे ज़्यादा मंत्री वो नहीं कर सकते। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। कुछ अलग सदस्यों को मंत्रिमंडल दिए गए हैं, मंत्रिपरिषद दिया गया है, मंत्रिपरिषद में उन्हें शामिल किया गया है, अलग अलग विभाग दिए गए उन्हें। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और मंत्री कितने होंगे? तो 60 मंत्री हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ऐसे ही राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 पर 15% का नियम लगा दो तो कितने मंत्री आएंगे निकल करके? 30 मंत्री। कितने?
30 मंत्री आपके निकल करके आएंगे। ऐसी विधानसभा की सीटें हरियाणा में कितनी हैं? 90 हैं। 90 पर 15% का नियम लगा दो, और जब 90 पर हम लोग 15% का नियम लगाएंगे तो मंत्री आएंगे 14 निकल करके। कितने? 14 मंत्री। यानी 14 मंत्री ही क्या होंगे? सरकार में सम्मिलित होंगे, मुख्यमंत्री सहित। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है भैया? यहाँ तक क्लियर है? तो कि विधायिका में से कार्यपालिका कैसे बनती है? बनती हुई देख ली। कहाँ से आप देख ली? क्या नियम है कि विधायिका के निचले सदन के 15% होते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है भाई। और ये जो नियम है 15% वाला, ये जो नियम है भाई साहब 15% वाला, ये लाया गया था 91 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। 91वें संविधान संशोधन 2003 में इसे शामिल किया गया संविधान में, और कह दिया गया कि भैया विधायिका के निचले सदन के 15% होंगे मंत्री। क्यों भैया, क्यों? मतलब क्यों कहा गया? इससे पहले क्या होता था? नियम से पहले जिसको बहुमत मिलता था, या फिर जिसको बहुमत भी नहीं मिलता था, जो 8-10 पार्टियों ने मिलकर के एक सरकार बनाई, 4-6 पार्टियों ने मिलकर के एक सरकार बनाई। और ऐसा तो है नहीं कि भैया जो गठबंधन में आया है, जो आपके साथ आया है सरकार बनवाने के लिए, कि वो राजी में मान जाएगा? वो मान जाएगा बिना मंत्री पद लिए? वो नहीं मानेगा। तो मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। और जब मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसका बर्डन किस पर पड़ेगा? उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? राजस्व पर पड़ेगा। राजस्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा, रेवेन्यू पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और भाई साहब पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास पैसा जाता है हम सब से। सुबह को जो आप जो टोस्ट खाते हो, जो आप पार्ले जी खाते हो, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है। वो वहाँ से पहुँचता है पैसा। मतलब हमारा पैसा व्यर्थ ही जा रहा था। राजस्व पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। इसी राजस्व के बर्डन को कम करने के लिए, राजस्व के प्रभाव को कम करने के लिए हम लेकर के आए 2003 में 91वें संविधान संशोधन। कह दिया कि विधायिका के निचले सदन के 15% होंगे मंत्री। तो अब मंत्री परिषद में संख्या निर्धारित कर दी गई है। इससे ज़्यादा मंत्री परिषद में सदस्य नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। इंक्लूडेड नीचे सीएम, मतलब नीचे मुख्यमंत्री और ऊपर प्रधानमंत्री सहित। बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा, कान खोल करके सुन लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बहुत जल्दी। तो मैंने आपको क्या बताया कि सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। जब भी संसदीय व्यवस्था की बात आएगी तो आपको चित्र क्या बनाना है? चित्र आपको बनाना है ऐसे, इस प्रकार से। ये वाला विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, यानी विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, लेजिस्लेटिव में से एग्जीक्यूटिव बनती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिटा दूँ इतना? चलिए, तो मैंने आपसे बताया संसदीय व्यवस्था की दूसरी विशेषता कि सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। तो क्या सर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें भी विधायिका में से कार्यपालिका बनती है का? उसमें भी विधायिका में से कार्यपालिका बनती है? नहीं, उसमें विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। कार्यपालिका अलग है वहाँ पर। यहाँ क्या है? यहाँ पर जो विधायिका है, विधायिका अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, यानी कि जो कार्यपालिका है वो अलग है। यहाँ पर ट्रम्प जो है, ट्रम्प मजबूर नहीं है कि भैया मंत्री यहीं से लिए जाएंगे, मंत्री विधायिका में से ही लेगा वो ना। उसका मन है वो जिसको चाहे मंत्री बना दे, जिसको उठा के चाहे उसको मंत्री बना दे, वो ट्रम्प की मर्जी है। लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है कि हमको कहाँ से लेने हैं? हमको विधायिका में से ही सदस्य लेने हैं कार्यपालिका के। हमको विधायिका में से ही सदस्य लेने हैं कार्यपालिका के।
यानी सरकार जो बनानी है वो हमें इसमें से ही बनानी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। यहाँ पर विधायिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। ट्रम्प पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो यहाँ से ही सदस्य लेगा, वो कहीं से भी ले सकता है, मंत्री बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या बनना है, इस प्रकार से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। और जो आपका संसदीय व्यवस्था है वो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, सिनॉप्सिस टाइप है। ठीक है भाई। अब देखो तीसरी बात, तो हमने आपको बताया दूसरी बात कि सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, यानी इसमें से ये बनती है। तो बाप कौन हुआ, बाप कौन हुआ, मतलब बाप में से बेटा बनता है ना, हम जानते हैं। तो क्या सर बाप हुआ यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका हुई बेटा, कार्यपालिका हुई बेटा। तो कस एक बात बताइए कि जब विधायिका में से कार्यपालिका बन रही है तो जिसमें से जो बन रहा है, यानी बाप में से जो बेटा बन रहा है, बेटा बाप के प्रति उत्तरदायी होगा कि नहीं होगा, ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा, ये इसके प्रति उत्तरदायी होगा नहीं होगा, कहाँ सा बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। क्योंकि 81 सदस्य यहाँ है ना, बकाया तो यहाँ रह गए, बकाया तो आपके यहाँ रह गए। एक बात बताइए दोस्तों कि जो 81 लोग हैं, मैं कह रहा हूँ विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, और जो बेटा है वो क्या कार्यपालिका है, और जो कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, वो उसके प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर ये उत्तरदायी ना हो, अगर ये उत्तरदायी ना हो तो इसके पास कुछ है, कहाँ साहब बहुत कुछ है, इसके पास तो बहुत कुछ है इसको ख़त्म करने के लिए, ये इसके प्रति उत्तरदायी होगी। और यदि ना हो तो साथियों क्या हो सकता है, आप सुनिए। ये कितने सदस्य हैं, 81 सदस्य हैं मंत्रिपरिषद में, 81 मंत्री हैं। इन्हें जब बजट पास कराना होता है, जब पैसा लेना होता है, तो जब इन्हें बजट पास करवाना है तो ये 81 मिलकर ही बजट पास करा लेंगे क्या, ये 81 ही बजट पास करा लेंगे क्या, नहीं, बल्कि बाहर तो बहुत बैठे हैं, बाहर तो बहुत बैठे हैं भाई साहब। तो बाहर वालों की मंजूरी ज़रूरी है, अगर बाहर वालों ने मना कर दिया तो ये 81 का बजट पास करा लेंगे। और यदि बजट पास नहीं हुआ, यदि बजट पास नहीं हुआ तो साथियों सरकार भी गिर सकती है, मैं कह रहा हूँ सरकार भी गिर सकती है। एक तो ये कारण है, एक तो ये इसके पास जूता है इसको मारने के लिए, मतलब बाप के पास बहुत जूते हैं। एक जूता क्या है, बजट पास ना करने दे, बजट पास ना होने देंगे ये, इसलिए इसके प्रति से उत्तरदायी होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा भाई साहब, इसको इसके प्रति उत्तरदायी होना ही पड़ेगा, वरना इसके पास काफ़ी जूता है बाप के पास। एक आध जूता मैंने आपको बताया कि जैसे बजट है, अविश्वास प्रस्ताव है, ये जितने भी सदस्य बाहर बैठे हैं वो कहते हैं कि हमें तो भैया इस सरकार में भरोसा ही नहीं है, हमें इस सरकार में भरोसा है ही नहीं, हमें अविश्वास है, तो ये लेकर के आ जाएं अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही पास हुआ भाई साहब, थर्ड देश में सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार गिर गई तो इनको सरकार भी बचानी है और काम भी करना है देश के लिए, इसलिए ये इसके प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि ये जो बनता है वो इसमें से ही बनता है। और भाई साहब नॉर्मल सी बात है, जो जिसमें से बनता है वो उसके प्रति उत्तरदायी होगा ही होगा। आप अपने पिताजी के प्रति उत्तरदायी होंगे ही होंगे, क्योंकि आपका पैसा आपके पिताजी देते हैं पढ़ने के लिए, ले बेटा ले इलाहाबाद चला जा, दिल्ली चला जा, वहाँ चला जा, वहाँ चला जा।
आपके लिए पैसा आ रहा है वो पिताजी से आ रहा है, और इनके लिए जो पैसा आ रहा है वो जनता से आ रहा है, और जनता ने चुन करके भेजे अपने प्रतिनिधि। कहाँ बैठे हैं? विधायिका में। उनकी भी मंजूरी जरूरी है साथियों, उनकी भी मंजूरी जरूरी है। और भी इस पर काफ़ी जूते हैं। प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, विभिन्न प्रकार के आपके प्रस्ताव हैं, मोशंस लेकर के आते हैं लोग। जब हम लोग संसद पढ़ेंगे जब देखेंगे, लेकिन ये इसके प्रति उत्तरदायी होगा ही होगा, नहीं होगा तो इसके पास काफ़ी जूते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो भाई तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, जब विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इसलिए यहाँ पर हमको कैसी देखने को मिलेगी? इसलिए हमको यहाँ पर उत्तरदायी सरकार देखने को मिलेगी। उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्या अध्यक्षात्मक व्यवस्था में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी? क्या यहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका बनी है? नहीं बनी है। जब यहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका नहीं बनी है तो यहाँ पर उत्तरदायी सरकार देखने को मिलेगी क्या सर? नहीं मिलेगी। यहाँ पर उत्तरदायी सरकार आपको देखने को नहीं मिलेगी भाई साहब। यहाँ उत्तरदायी सरकार नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी? बल्कि संसदीय व्यवस्था में होगी, क्योंकि विधायिका में से कार्यपालिका बनी है। जो जिसमें से बनता है वो उसके प्रति उत्तरदायी होगा ही होगा। नहीं होगा तो उसके पास काफ़ी जूते हैं भाई साहब, जूते बहुत हैं। आगे बढ़े तो एक बात बताओ, जहाँ रिस्पॉन्सिबल की बात हो गई, जहाँ उत्तरदायी की बात हो गई, वहाँ सरकार कैसी देखने को मिलेगी? वहाँ सरकार स्थायी देखने को मिलेगी या फिर वहाँ सरकार अस्थायी देखने को मिलेगी? वहाँ सरकार स्थायी मिलेगी या सरकार वहाँ पर अस्थायी मिलेगी? क्योंकि जहाँ पर उत्तरदायी की बात हो गई वहाँ पर सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है भाई। ये इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है, और जहाँ खतरा मंडरा रहा है सरकार गिरने का, वो सरकार स्थायी कैसे हो सकती है? वो सरकार स्थायी कैसे हो सकती है भाई? वो सरकार स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में आपको सरकार जो मिलेगी वो अस्थायी सरकार देखने को मिलेगी। कैसी? अस्थायी सरकार मिलती है, अस्थायी सरकार मिलती है। बल्कि यहाँ पर ना तो ये किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये अपने अलग अलग हैं, यहाँ पर उत्तरदायी जैसी कोई बात है नहीं। इसलिए अस्थायी सरकार यहाँ पर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कैसी मिलेगी? यहाँ पर जब ये किसी के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होगा तो यहाँ पर स्थायी सरकार देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्थायी सरकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी भाई साहब। ठीक है, स्थायी सरकार देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो देखा जा रहा है, यहाँ पर तो सर विधायिका ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, यहाँ पर तो विधायिका ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, तो चेक एंड बैलेंस कहाँ रहा? चेक एंड बैलेंस कहाँ रहा फिर? यहाँ पर नियंत्रण एवं संतुलन कहाँ रहा फिर? क्योंकि सर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण एवं संतुलन करते हैं। तो यहाँ पर नियंत्रण और संतुलन जैसी तो कोई बात रही नहीं, क्योंकि यहाँ पर विधायिका ज़्यादा पावरफुल हो गई। है एक तरीका भाई साहब, है एक तरीका भाई। ये जो कार्यपालिका है, ये जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह दे। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह दे के, और सलाह जो होनी चाहिए वो सामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए, सामान्यतः परिस्थिति होनी चाहिए।
और कहे कि प्रेसिडेंट साहब आप जो है ये जो विधायिका है इसको भंग कर दीजिए, ये जो लोकसभा है इसको भंग कर दीजिए, इसको भंग कर दीजिए, लोकसभा क्या कर दीजिएगा, विघटित कर दो, डिसॉल्व कर दो उसको। और जैसे ही लोकसभा विघटित होगी वैसे क्या होगा, चुनाव होगा, दूसरा चुनाव होगा। और परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया, परिस्थिति होनी चाहिए, सामान्यतः परिस्थिति होनी चाहिए, सामान्यतः परिस्थिति होनी चाहिए। यहाँ पर अगला आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर मंत्री परिषद सामान्यतः परिस्थितियों में राष्ट्रपति को सलाह दे के लोकसभा को विघटित करा सकती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन है, कार्यपालिका का हेड है। और कैसा हेड है, नॉमिनल हेड है। तो जो राष्ट्र का प्रमुख है, जो कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख है, वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पर विधायिका, जो कि विधायिका का नेचुरल सदन लोकसभा है, लोकसभा को वो भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। मतलब कार्यपालिका, यहाँ पर कार्यपालिका ने नियंत्रण स्थापित कर दिया विधायिका पर, यहाँ पर कार्यपालिका ने विधायिका पर नियंत्रण स्थापित कर दिया भाई साहब, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कराना है ना। अब तक विधायिका ज़्यादा पावरफुल होती आ रही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पावर कार्यपालिका को भी दी गई, थोड़ी सी पावर कार्यपालिका को दी गई भाई साहब। तो राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सामान्य परिस्थिति और गैर सामान्य परिस्थिति कैसी होंगे भाई, नॉर्मल कंडीशन एंड एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन वो हैं साथियों, जैसे मान के चलिएगा, उदाहरण देना ही पड़ेगा आपको, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के होने वाले चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। किसी को मिली 20 सीटें, किसी को मिली 30 सीटें, किसी को मिली 40 सीटें, किसी को मिली 50 सीटें, किसी को मिली 60 सीटें। ऐसे ही कुल मिला के 10 राजनीतिक दलों ने मिलकर के सरकार बनाई, कि जब बहुमत नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं गठबंधन होगा। और लगभग मैं बात करूँ तो 10 पार्टियों ने गठबंधन किया, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सीपीआई हो, चाहे डीएमके हो, तमाम प्रकार की पार्टियों ने, चाहे टीएमसी हो, इन्हें लगभग 10 पार्टियों ने मिलकर के एक सरकार बनाई गठबंधन की। और उस सरकार में लगभग मैं आपसे बात करूं तो सभी राजनीतिक दलों के मंत्री होंगे। अब ऐसा तो है ना केवल भैया बीजेपी के मंत्री होंगे, केवल सपा के मंत्री होंगे, केवल बसपा के मंत्री होंगे ना, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के मंत्री होंगे, क्योंकि सभी ने गठबंधन किया है। और जो साथ देता है वो उम्मीद करता है कि मैं मंत्री बनूं, किस प्रकार से मैं मंत्री बनूं, मेरा मंत्री बने। तो सबके सब लोग मंत्री बने, सबके सब लोग, और उन्होंने एक व्यक्ति को मिलकर के प्रधानमंत्री बना दिया कि भैया चलो तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो सरकार जो इतने राजनीतिक दलों से मिलकर के बनी है, वो सरकार काम कर पाएगी क्या?
वो सरकार अपने हिसाब से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी भाई। बीजेपी कुछ काम करने को कहेगी तो सपा मना कर देगी, सपा कुछ काम करने को कहेगी तो बसपा मना कर देगी, बसपा काम करने को कहेगी तो टीएमसी मना कर देगी। टीएमसी करेगी तो आरजेडी मना कर देगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतने राजनीतिक दलों द्वारा जब सरकार बनाई गई है तो उसमें उस सरकार में जो नीतियां हैं, नीतियां नहीं बन पाएंगी, नीतियां नहीं बन पाएंगी। और जब नीतियां नहीं बन पाएंगी तो काम हो पाएगा कुछ नहीं, कोई भी काम नहीं हो पाएगा भाई। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा यह है कि जो मंत्रिपरिषद जो सरकार बनी है, ये सरकार जो मंत्रिपरिषद बनी, मंत्रिपरिषद का है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति साहब ऐसा है, आप जो है इस लोकसभा को भंग कर दो, लोकसभा को विघटित कर दो और कुछ समय बाद जो है इसमें चुनाव हो जाएंगे दोबारा से। जब चुनाव हो जाएंगे हो सकता है 2 या 3 पार्टी, एक आध पार्टी को बहुमत मिल जाए, ना मिले तो 2-3 पार्टी मिलकर के सरकार बना ले। अरे भाई 10-15 पार्टी मिलकर के सरकार बना रही थी, उससे अच्छा तो होगा कि 2-3 पार्टी मिलकर के सरकार बनाएंगी तो देश के लिए कुछ काम तो हो पाएगा, देश के लिए कुछ काम तो हो पाएगा। तो ये होती है साथियों सामान्य परिस्थिति, ये है नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी भाई, इसकी आवश्यकता थी। एक होती है एबनॉर्मल कंडीशन, एक होती है असामान्य परिस्थिति। असामान्य परिस्थिति कौन सी भैया? जैसे मान के चलिएगा ये है कार्यपालिका, ये जो सरकार है, सरकार में बैठे 81 मंत्री। अभी जो सरकार है, सरकार ऑटोक्रेसी की तरह कार्य करने लगे, सरकार निरंकुशता की तरह कार्य करने लगे। ना तो इनकी बात सुन रही है, जो बाहर बैठे हैं वो किसी की बात नहीं सुन रही है, अपने राजनीतिक दल के व्यक्ति खुद की बात नहीं सुन ले, विपक्ष की तो बात जब सुनेगी वो किसी की बात नहीं सुन रही, वो अपनी निरंकुशता की तरह कार्य करती जा रही है, वो निरंकुशता की तरह कार्य करती जा रही है। और इससे तंग आ चुके हैं विपक्ष के लोग भी और सत्ता दल के लोग भी, इससे विपक्ष आ चुके हैं, इससे परेशान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इससे। और जब परेशान हो चुके हैं तो इन सब ने सलाह मिलाई, और सलाह मिला कहा, इन्होंने कहा कि ये सरकार के खिलाफ लाएंगे हम अविश्वास प्रस्ताव। और इसे सरकार को पता है कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा और सरकार अविश्वास प्रस्ताव को, ये लोग सब एक हैं, ये लोग जो है अविश्वास प्रस्ताव को पास करा लेंगे, पास इसको करा लेंगे। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास होगा हमारी सरकार गिर जाएगी। तो चुपके सरकार गई, प्रधानमंत्री साहब गए, 2-4 लोगों को ले गए, कहा राष्ट्रपति साहब से कि राष्ट्रपति साहब वो लोकसभा को विघटित कर दो, लोकसभा को विघटित कर दो। अगर ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का विघटन हुआ है, ऐसी परिस्थिति में लोकसभा भंग हुई है, तो वो होती है एबनॉर्मल कंडीशन, वो होती है असामान्य परिस्थिति। क्योंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं थी भाई साहब, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता तो मामला खराब हो सकता था मामला खराब। तो हम लोगों ने देखा कि भैया सामान्य परिस्थिति कौन सी होती है और असामान्य परिस्थिति कौन सी होती है, जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देती है मंत्रिपरिषद लोकसभा को विघटित करने की। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर अब नियंत्रण एवं संतुलन की बात आई तो कार्यपालिका को भी यहाँ पर शक्ति दी गई। यहाँ में मतलब कार्यपालिका विधायिका को भंग कर सकती है। कार्यपालिका का हेड जो राष्ट्रपति है, कैसा हेड है? नॉमिनल हेड है। ठीक है भैया। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में यहाँ पर कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। यहाँ पर जो है किसी में से कोई नहीं बनता, इसलिए अपना अलग अलग कार्य दोनों करते हैं। और इसलिए भाई साहब जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है, वो विधायिका को विधायिका को भंग या विघटित नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता। ठीक, ये बात हुई हमारी। जरा एक बार पुनः देखें हम लोग संसदीय व्यवस्था के बारे में। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, महत्वपूर्ण है, जब तो हम कह रहे हैं। तो क्या दोबारा देखें सर संसदीय व्यवस्था के बारे में। पहली बात हमने विशेषता क्या देखी कि सर संसदीय व्यवस्था, जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ पर राष्ट्र के दो प्रमुख होते हैं, देश के दो प्रमुख आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है रियल हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि एक होता है राष्ट्र का नाम मात्र का प्रमुख, एक होता है राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख। और राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्र का नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर राष्ट्र के दो प्रमुख देखने को मिलेंगे, पहली विशेषता। दूसरी, यहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। और विधायिका में से कार्यपालिका कैसे बनती है, विधायिका के निचले सदन के 15% होते हैं मंत्री। यानी कि विधायिका के निचला सदन के 15% का नियम लगाओ, मंत्री परिषद बनाओ। ऐसे ही केंद्र में होगा ऊपर, ऐसे ही राज्य में होगा नीचे। प्रधानमंत्री सहित ऊपर और नीचे मुख्यमंत्री सहित। चूँकि हमने कहा कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, इसलिए जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए यहाँ पर उत्तरदायी सरकार आपको देखने को मिलती है। और उत्तरदायी सरकार है और इसे गिरने का खतरा मंडरा रहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव न ले आए, बजट पारित ना होने दे, इसलिए यहाँ पर अस्थायी सरकार आपको देखने को मिलती है। मंत्रिपरिषद की सलाह हो, सामान्य परिस्थितियाँ हों तो यहाँ पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं, लोकसभा को। ये सभी बातें हम लोगों ने देखी। यहाँ पर राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है, विधायिका कार्यपालिका अलग है, उत्तरदायी सरकार नहीं होती है, स्थायी सरकार होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। क्लियर है? ये है संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अंतर। क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब एक बार कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या अंतर है। ठीक है, लिखिए। तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे भैया। चलिए बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की लाभ क्या होंगे। संसदीय व्यवस्था का लाभ, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट आप लोग, बहुत जल्दी। चलें मिटा दें भाई, चलिए। चलिए एक तरफ लिखिए संसदीय व्यवस्था, एक तरफ लिखिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ध्यान समझना,
क्या बात करेंगे? संसदीय व्यवस्था के लाभ। संसदीय व्यवस्था का चित्र कैसे बनता है भाई? जहाँ जहाँ पर भी संसदीय व्यवस्था की बात आएगी आप लोग खोपड़ी में एक डायग्राम घूमना चाहिए। कौन सा डायग्राम? ये वाला, कि सर ये होती है विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, और ये होती है उसकी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। ये संसदीय व्यवस्था का डायग्राम है, ये खोपड़ी में निकलना नहीं चाहिए। अध्यक्षात्मक का डायग्राम कैसे बनेगा? ये होती है विधायिका, ये होती है कार्यपालिका, ये होती है विधायिका, ये होती है कार्यपालिका। तो ये खोपड़ी में रहना चाहिए भैया, आपके दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए। देखिए साथियों, जो संसदीय व्यवस्था के लाभ होंगे, संसदीय व्यवस्था के जो लाभ होंगे वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था की हानियां होंगी। दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो संसदीय व्यवस्था के लाभ होंगे वो उसके लिए हानियां होंगी, वो उसके लिए हानियां होंगी। जो उसके गुण होंगे वो उसके अवगुण होंगे। ठीक है, जो इसके लाभ हैं वो उसके लिए हानियां हैं, जो इसके लिए मेरिट है जो उसके लिए डिमेरिट है। क्या है पहला लाभ भाई संसदीय व्यवस्था का? क्योंकि हमने देखा कि सर यहाँ पर विधायिका में से का इस गोले पर ही पूरी डिपेंड है मामला। हमने देखा कि सर यहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, और जब विधायिका में से कार्यपालिका बनती है तो ये जो कार्यपालिका होती है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये इसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल ना हो तो इसके पास काफ़ी, उसके पास जूते हैं, उसके पास काफ़ी प्रावधान है जिससे वो इसको गिरा सकती है। बजट पारित ना होने दे, अविश्वास प्रस्ताव लिया है, तमाम प्रकार से प्रश्न काल है, शून्य काल है, तमाम प्रकार के मोशन प्रस्ताव हैं, तमाम प्रकार की समितियां हैं। बात समझ में आई? तो चूंकि यहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, यहाँ पर इसलिए हमें उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है। कैसी सरकार देखने को मिलेगी? उत्तरदायी गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। यहाँ पर हमें उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है। लेकिन भाई साहब, चूंकि यहाँ पर विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, कोई किसी में से नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर उत्तरदायी सरकार आपको देखने को नहीं मिलती, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। उत्तरदायी सरकार देखने को आपको नहीं मिलती है, नहीं मिलती। और जहाँ उत्तरदायी की बात हो गई, जहाँ उत्तरदायी सरकार की बात हो गई या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो गई, वहाँ पर निरंकुशता की तो बात है ही नहीं भाई। क्या ये निरंकुश हो सकता है? क्या ये सरकार निरंकुश हो सकती है क्या? कि नहीं हो सकती, क्योंकि सर ये इसके प्रति उत्तरदायी है। अगर ये निरंकुश होने की कोशिश भी करेगा तो ये जो है मामला गड़बड़ कर देगी। विधायिका उस पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, इसलिए सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर हमें निरंकुश शासन देखने को नहीं मिलता है। निरंकुश शासन नहीं मिलता। निरंकुश शासन नहीं मिलता। लेकिन यदि हो सकता है कि यहाँ पर निरंकुश शासन देखने को मिल जाए, क्योंकि ट्रंप अपनी मनमानी कर सकता है, जिसके साथ चाहे युद्ध की घोषणा कर दे, जिसको चाहे वैसे पलट दे, इससे मतलब है नहीं इसे। ये देखते रहे अरे ट्रंप साहब रुको, अरे हमसे सलाह ले, अरे सलाह ले रहे तुमसे, ये अपनी मनमानी करता है। इसलिए यहाँ पर निरंकुशता का खतरा मंडरा सकता है। निरंकुश शासन हो सकता है भाई साहब, यहाँ पर निरंकुश शासन हो सकता है। चूंकि मैंने आपसे बताया कि संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार होती है, जब उत्तरदायी सरकार होती है तो निरंकुश शासन यहाँ पर नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं हो सकता। और
जब विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, जब विधायिका में से कार्यपालिका बनी है तो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने के लिए बनी है क्या? ये नहीं, बल्कि ये दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करती हैं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करती हैं, सामंजस्य स्थापित करती हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य होता है, सामंजस्य होता है। जब सामंजस्य होता है तो भाई साहब टकराव की कोई संभावना है? तो इन दोनों में जब इसमें से ये बनी है तो टकराव की तो कोई बात है नहीं। टकराएंगे किन से? टकराव तो इन दोनों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टकराव की स्थिति कम है। टकराव कम होगा क्योंकि विधायिका में से ही कार्यपालिका बनी है, कानून बनाने वाली में से ही कानूनों को लागू करने वाली बनी है। तो यहाँ पर टकराव की स्थिति कम होगी। टकराव कैसा होगा? कम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कैसा? यहाँ पर टकराव की स्थिति ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर दोनों के मध्य टकराव या विवाद ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर विवाद या टकराव की स्थिति कम होगी क्योंकि ये इसमें से ही बनी है। एक बात बताइए साथियों, ये जो विधायिका है इसमें केवल समाज के एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के लोग हैं क्या? ये जो विधायिका है, इस विधायिका में समाज के एक ही वर्ग के, एक ही जाति समूह के लोग हैं क्या? जिस क्लास से प्रधानमंत्री आते हैं उस क्लास से द्रौपदी मुर्मू आती हैं क्या? है भाई, ऐसा है? जिस क्लास से गृह मंत्री साहब हैं उस क्लास से राजनाथ सिंह है क्या? नहीं। तो विधायिका में विभिन्न प्रकार के वर्गों, समूहों, समाजों, जाति वर्गों के लोग होते हैं, इसमें प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था विविधतापूर्ण समाज के लिए लाभदायक हो सकती है। जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, मजहब के लोग रहते हैं, तो कोई चुन करके भेज रहा किसी को, कोई चुन करके भेज रहा किसी को। किसी ने जाति धर्म के नाम पर वोट दिया तो वैसी मानसिकता का लोग चला गया, किसी ने शिक्षा के नाम पर वोट दिया तो शैक्षणिक व्यक्ति चला गया। तो एक वर्ग नहीं होता है, इसमें कई वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए जब कई वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है भाई साहब, तो ये जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के समाजों के प्रतिनिधित्व के रूप में हमको लोग दिखाई देते हैं। इसलिए संसदीय व्यवस्था आपको विविधतापूर्ण समाजों के लिए क्या है? लाभदायक है। विविधतापूर्ण समाजों के लिए क्या है? बेहतर है। ये विविधतापूर्ण समाज के लिए बेहतर है, बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि साथियों इस विधायिका में, क्योंकि जब विधायिका में लोग आ जाएंगे तो विधायिका से यहाँ पर जाएंगे जरूर, क्योंकि मोदी जी की मजबूरी है। मोदी जी की मजबूरी है कि भैया जो मंत्री परिषद में लोग आपको यहीं से लेने पड़ेंगे, विधायिका में से ही लेने पड़ेंगे। इनकी ये मजबूरी है, इनको यहीं से लोग लेने पड़ेंगे, ये अपने मन से नहीं ला सकते। इनकी मजबूरी है कि यहाँ पर जो चुन के आए हैं वो यहीं से लेंगे। और इस चुनाव में, ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो चुन कर के आए हैं वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई वर्गों से चुन कर के आए हैं। इसलिए सभी वर्गों का क्या हो सकता है? इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो सकता है। क्यों है ये विविधतापूर्ण समाजों के लिए बेहतर? क्योंकि यहाँ पर चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो सकता है, सेटिस्फैक्ट्री रिप्रेजेंटेशन हो सकता है।
तो सेटिस्फैक्टरी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। यहाँ पर विभिन्न वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होता है, उचित वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। बल्कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर ट्रम्प साहब रेडिकल आदमी है, थोड़े से रेडिकल टाइप का आदमी है, तो वो अगर जाति धर्म की मानसिकता से चलने वाले व्यक्ति हैं तो वो केवल एक ही समुदाय के लोग को ला सकते हैं इसमें सरकार में। भाई साहब, ट्रम्प साहब सरकार में अपनी मन से किसी भी एक ही जाति धर्म के व्यक्ति को ला सकते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको विभिन्न वर्गों से समुदायों के लोग देखने को मिल सकते हैं, सरकार में भी और विधायिका में भी। सरकार में क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि मोदी जी की मजबूरी यहीं से आएंगे। लेकिन ट्रम्प की मजबूरी नहीं है कि भैया वो विधायिका में से ही लाएगा, बल्कि ट्रम्प अपने किसी को भी ला सकता है उठाए के। बल्कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता। अगली बात, और क्या लाभ है भाई इसका संसदीय व्यवस्था का? संसदीय व्यवस्था का और लाभ क्या हो सकता है? लाभ ये हो सकता है कि जो भाई साहब विपक्ष होता है, जो विपक्ष होता है, विपक्ष का यहाँ पर खतरा मंडराता रहता है। विपक्ष की बहुत ज़रूरी है, विपक्ष का यहाँ पर दबाव बना रहता है सरकार के ऊपर। एक बात बताइए, मैं पहले लिख दूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ। विपक्ष का दबाव बना रहता है, बना रहता है। तो यहाँ पर विपक्ष का दबाव बना रहता है भाई साहब। विपक्ष को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? ये जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, इसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? इसको आप लोग दुश्मन मानते हैं? इसको आप लोग दुश्मन मानते हैं या विरोधी मानते हैं, या फिर भाई साहब इसको आवाज़ मानते हैं? आवाज़ या किसकी आवाज़? जनता की आवाज़, या विकल्प मानते हैं, या विकल्प क्या मानते हैं आप लोग? क्या मानते हैं आप लोग? ये जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, इसको क्या मानते हैं? इसको विरोधी मानते हैं? विरोधी मानते हैं आपको आप इसको, या आप इसको एक विकल्प के रूप में देखते हैं? एक विकल्प के रूप में देखते हैं। कुछ सरकारों द्वारा नारे दिए जाते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए, कि कैसा होना चाहिए भाई साहब? विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ साथियों, जब विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ विकल्प मुक्त भारत हो जाएगा, विकल्प मुक्त भारत हो जाएगा, या फिर जनता की आवाज़ मुक्त भारत हो जाएगा। मैं जाता हूँ, आप जाते हैं संसद में, आप जाते हैं संसद में, क्यों भैया? आप जाते हैं संसद में बात करने। जब सरकार को गलत काम करती है, सरकार सही से काम नहीं करती, आप लोगों के लिए काम नहीं करती, तो आप जाते हैं मोदी जी के सामने बोलने? नहीं जाते ना। वो विपक्ष ही होता है जो आपकी आवाज़ को उठा रहा होता है, वो विपक्ष ही होता है जो आपकी आवाज़ को उठा रहा होता है। साथियों, मोदी जी को राहुल गांधी के लिए डेली फेस करना होता है। डेली राहुल गांधी जो कुछ ना कुछ लगा देते हैं उनके। क्यों? क्योंकि गलत है तो गलत है, वो आपकी बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, चुनावों में सोच समझ कर के मतदान करिएगा। जैसे नारे लगते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जैसा कहीं मान के चलो 200 सीटें हैं तो 199 दे दी आपने किसी सत्तारूढ़ी दल को, जो पार्टी सरकार में है उसको दे दे, और एक को दे दी एक सीट, एक को दे दी एक सीट। और ये क्या है? विपक्ष में है, सरकार में है 199। तो ये जो है
ये एक आपकी आवाज़ उठा पाएगा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ विपक्ष मुक्त भारत हो जाने का मतलब है जनता की आवाज़ मुक्त भारत हो जाना, विकल्प मुक्त भारत हो जाना। क्योंकि आपके पास विकल्प खत्म हो गया, फिर आपके पास विकल्प खत्म हो गया कि हम दूसरे को भी बना सकते हैं। आपने विपक्ष में रहने दिया एक, सरकार में चले गए 199। तो जितना ज़्यादा बहुमत दोगे उतना निरंकुश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आप मत कहना कि सरकार हमारी बात ना सुन रही, हमारे भैया हमारे काम ना कर रही, ये ना कर रही, वो ना कर रही। आप मत कहो। फिर आपने विपक्ष को पावरफुल नहीं बनाया। जब आप विपक्ष को पावरफुल बनाते तो आपकी आवाज़ सुनी जाती, आपकी आवाज़ सुनी जाती, आपके ऊपर चर्चा होती, जनता के मुद्दों पर चर्चा होती। लेकिन चर्चा किस पर हो रही है अब तो? कभी समोसे पर चर्चा हो रही है, कभी आलू पर चर्चा हो रही है, कभी किसी पर चर्चा हो रही है। ठीक है भैया, तो चुनावों में देख भाल करके भैया वोटिंग करे करो। मतदान, ये मतदान की शक्ति ऐसे आपको नहीं मिली, ये कई लोगों के संघर्ष का परिणाम है। ये यूं ही नहीं आपके हाथों में देकर चले गए, पावरफुल संविधान निर्माता शक्ति देकर के चलेगा आपके हाथों में। इसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन आप 500 1000 रुपया में बट जाते हैं, वो बिक जाते हैं आप लोग पौवा में। ये नहीं होना चाहिए साथी, ये नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता था? यहाँ पर अच्छी जो स्थिति बन सकती थी वो ये हो सकती थी कि भैया 101 सीट तो दे दो। किसको? जो पार्टी जीती है उसको दे दो, जो सरकार में है। और 99 सीटें दे दो किसको? विपक्ष को। 99 सीटें दे दो विपक्ष को, या 98 दे दो, यहाँ पर जो भी है। यहाँ पर ये स्थिति अच्छी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा विपक्ष मजबूत होगा उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ मजबूत होगी भाई साहब, उतनी आपकी आवाज़ मजबूत होगी। तो आप जो नारे लगते हैं उन नारों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। उन नारों का बड़ा अच्छा मतलब होता है भाई साहब, उन नारों का बड़ा अच्छा मतलब होता है। कभी कभी नारे लगाए गए 400 पार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार ही आ जाएंगे तो संविधान में जैसा चाहे वैसा संविधान संशोधन आप कर लोगे, मतलब विशेष बहुमत आपके पास हो जाएगा। जरा भाई साहब सोच समझ के ये जो नारे देती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, इनके पीछे बड़ा औचित्य छुपा होता है, बड़ा अच्छा, बड़ा ऊंचे लेवल का मतलब छुपा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? संसदीय व्यवस्था के लाभ हैं, इसकी हानियां हैं। जो इसके लाभ होंगे वो इसके लिए हानियां होंगी। तो जहाँ संसदीय व्यवस्था होगी वहाँ उत्तरदायी सरकार होगी, निरंकुश शासन नहीं हो सकता। विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य होता है, टकराव की स्थिति कम होती है या फिर विवादों की स्थिति कम हो सकती है, क्योंकि ये एक में से ही दूसरी बनती है। विविधतापूर्ण समाजों के लिए बेहतर है, क्योंकि एक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता, बल्कि तमाम सभी वर्गों के समाज के प्रतिनिधित्व होते हैं। इसलिए यहाँ पर विधायिका में भी कई वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है और सरकार में भी कई वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। तमाम वर्गों समूहों के लोग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है इसकी विशेषताएं। और विपक्ष का दबाव बना रहता है, विपक्ष का दबाव बना रहता है, इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र मजबूत रहता है। साथियों मेरे से बात समझिएगा, विपक्ष खत्म होने का मतलब है जनता की आवाज़ मुक्त भारत खत्म हो जाना। और जब आपकी आवाज़ मुक्त भारत जब आपकी आवाज़ खत्म हो जाएगी, जब आपकी आवाज़ खत्म हो जाएगी तो ना तो विपक्ष बचेगा, ना ही संविधान बचेगा, और ना ही भाई साहब लोकतंत्र बचेगा। आपकी आवाज़ खत्म मतलब लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म मतलब संविधान पर खतरा। सोच समझ के डिसीजन लिए करो, समझे? तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। संसदीय व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने देखा कि क्लास लंबी खिंच जाएगी, लगभग 3 घंटा के आसपास हो जाएगी, तो इसलिए मैं जो है ज़्यादा लंबी क्लास ना ले रहा। तो इससे अगला जो है अपना मंत्रिमंडल प्रणाली, और उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में ब्रिटेन का संविधान हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग अमेरिका पर बात करेंगे। ठीक है भैया,
तो आज सभी लोग जो है यहीं पर विराम लेंगे। तो इतना ही काफ़ी आज की क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बेहतर ढंग से आप लोग तैयारी करें, सुचारू रूप से क्लासें लें, डेली वेज। ठीक है भैया, नमस्कार, जय हिंद।